पिछले अध्याय में जो हम लोग पढ़ चुके हैं विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, तो उसी पाठ के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब यहाँ हम देखेंगे जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले वो कारक कौन कौन से हैं। तो उन कारकों में आप मुख्य रूप से हम देखें तो इन कारकों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है भौतिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक और तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो 3 प्रमुख कारक, जैसे इसको हम यहाँ पॉइंट पर देखें, कौन में आता है भौतिक कारक, और उसके बाद आर्थिक कारक। तो सबसे पहले हम भौतिक कारक के उन पॉइंट्स की ओर चलते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, जो जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में जो पहला कारक माना जाता है भौतिक कारक। और इस भौतिक कारक के अंतर्गत पहला कारक है नंबर 1 जो आता है कि स्थिति। भौतिक कारक में पहला पॉइंट आता है स्थिति। स्थिति के अनुसार, स्थिति का तात्पर्य लोकेशन, कहने का तात्पर्य की जनसंख्या वितरण और घनत्व को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उन कारकों में जो पहला कारक भौतिक कारक, उस भौतिक कारक के अंतर्गत पहला पॉइंट आता है स्थिति। तो हमारे इस भूमंडल पर कौन सी ऐसी स्थिति है जो जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करती है। तो पहला है स्थिति, लोकेशन। जैसे हम किसी भी देश में या किसी भी देश की जो केंद्रीय स्थिति होती है वह काफी महत्वपूर्ण होती है, और देखा जाए तो बड़े पैमाने पर वह स्थिति अधिक से अधिक जनसंख्या को आकर्षित करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे देश में, जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली, तो दिल्ली हमारे पूरे देश की एक स्थिति ऐसी है, दिल्ली की जो स्थिति है कि वहाँ जनसंख्या बड़े पैमाने पर निवास करती है। ये जो केंद्रीय स्थिति होती है किसी भी देश की, तो वह केंद्रीय स्थिति जनसंख्या वितरण को काफी कुछ प्रभावित करती है। और उसके साथ साथ उस स्थिति से हम दूसरे देशों, जैसे हमारे देश की जो राजधानी है, उस राजधानी से हम दूसरे देशों के साथ बड़े आसानी से जो है व्यापार कर सकते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। और देखा जाए तो फलतः जो परिवहन है, आने जाने के जो संसाधन है, जो व्यापार है, और व्यापार का विकास होता है, और खास तौर से उस देश की स्थिति और सुदृढ़ हो जाती है जिस देश की तटीय सीमाएं समुद्र तट से आकर्षित करती हैं या समुद्र तट के किनारे स्थित है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो समुद्र तट के किनारे हैं, किनारों पर बड़े बड़े जो बंदरगाह स्थापित होते हैं, और इन बंदरगाहों से बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। कहने का तात्पर्य कि हमारे देश से जो व्यापार होता है वह एक वस्तु का दूसरे देशों में आयात और निर्यात किया जाता है। और विश्व की अधिकांश जनसंख्या देखा जाए तो इन समुद्र तटीय किनारों पर ही स्थित रहती है।
संसाधन के केंद्र भी और औद्योगिक केंद्र स्थित हैं। सुदूर जो क्षेत्र होते हैं अगर वहां पर देखा जाए तो अपेक्षाकृत कम जनसंख्या निवास करती है। ये जो पहला कारक है भौतिक कारकों में की स्थिति, तो स्थिति जो है लोकेशन या काफी कुछ जो है जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में माना जाता है, जिसमें भौतिक कारक के अंतर्गत पहला कारक है स्थिति का तात्पर्य यही है कि वह देश किन समुद्र के किनारों पर या उस देश की स्थिति कैसी है, वह किस देश के अंतर्गत या वह देश की जो राजधानी है वह उसका लोकेशन उसकी स्थिति कैसी है। कहने का तात्पर्य कि मानव के रहने के अनुकूल वहां दशाएं, जलवायु, समुद्र तटीय क्षेत्र और बड़े पैमाने पर नदियों के किनारे बसे हुए भी क्षेत्र जो है उस देश की जनसंख्या को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। अब हम भौतिक स्थिति में दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं जो आता है जलवायु। जलवायु को देखा जाए तो भौतिक कारकों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्थिति है जलवायु, जो जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। जैसे जनसंख्या वितरण का जो प्रभाव है वह बड़े पैमाने पर देखें तो जनसंख्या वितरण का जो प्रभाव जलवायु पर विशेष रूप से पड़ता है। जैसे विश्व की जो जनसंख्या है वह समशीतोष्ण जलवायु और मानसूनी जलवायु के अंतर्गत जो भी देश आते हैं, इन देशों में समशीतोष्ण और जो है मानसूनी जलवायु के अंतर्गत जो देश आते हैं उन देशों में अधिक से अधिक जनसंख्या निवास करती है। और जैसे मानसूनी देश में या मानसूनी जो प्रदेश है, मानसूनी प्रदेश में अधिक से अधिक या विश्व की देखा जाए तो आधी जनसंख्या विद्यमान है। कहने का तात्पर्य कि जो हमारा एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप जो है मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है और इस एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो करीब 41 देश आते हैं, इन सभी देशों के अंतर्देश जो है मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आते हैं और इस मानसूनी जलवायु में जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि ये जो जलवायु है यह मानव के रहने के लिए एक अनुकूल दशाएं या एक अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती है, जिससे मानव इन क्षेत्रों में निवास करता है। और कहीं कहीं कठोर जलवायु होती है, जो देखा जाए तो वहां जनसंख्या का जो घनत्व है वह कम मिलता है। जैसे उदाहरण के रूप में कुछ भूमध्य रेखीय प्रदेश हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश का तात्पर्य कि पृथ्वी के उस मध्य भाग पर जहां पर सूर्य की जो किरणें हैं वे सीधी चमकती हैं, खास करके भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा से 0 से 10 या 15 अक्षांश उत्तरी और 10 से 15 अक्षांश दक्षिणी क्षेत्रों में देखा जाए तो जनसंख्या नगण्य है, इन क्षेत्रों में बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। और उष्णमरुस्थलीय क्षेत्र और कहीं कहीं ठंडे जो प्रदेश है, उष्णमरुस्थलीय क्षेत्र और ठंडे प्रदेश का तात्पर्य कि पृथ्वी, जैसे मैंने कई बार आपको पॉइंट में बताए हैं कि जो पृथ्वी है ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी की जो केंद्रीय स्थिति है ये हिस्सा और जो ये हिस्सा है ये दोनों क्षेत्र इधर उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव जो है ये दोनों पृथ्वी के दो किनारे हैं और इन दोनों किनारों पर अत्यधिक ठंड पड़ती है और अत्यधिक ठंड के साथ साथ यहाँ मानव के रहने के अनुकूल
तो भौतिक कारक के अंतर्गत हम देखें तो जो भौतिक स्थिति है उसमें बड़े पैमाने पर भू आकृति, ये भू आकृति बड़े पैमाने पर जनसंख्या को प्रभावित करती है। और इस कारण हम देखें कि जैसे हमारे यहाँ इस भूमंडल पर बड़े पैमाने पर जो भू आकृति है और भू आकृति के अंतर्गत जो कौन से क्षेत्र आते हैं, जैसे कहीं कहीं बड़े बड़े पर्वत हैं, पठार हैं, समुद्र तट के मैदान हैं। तो ये जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्रों में देखें तो जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करता है। और बड़े पैमाने पर हम देखें तो जनसंख्या के स्वरूप को अलग अलग प्रभावित करता है, जिसमें पठारों और पर्वतों और समतल जो मैदान है, समतल और उर्वरा भूमि का अभाव पाया जाता है। जो बड़े बड़े विशालकाय पर्वतीय जो मैदान है और खनिज पदार्थों से ये सॉरी जो पर्वत और पठार है, तो पर्वत और पठारों पर हम देखें तो उपजाऊ भूमि का अभाव होता है, जिससे वहाँ मानव जो है खेती करने के अनुकूल दशाएं नहीं उत्पन्न होती और मानव के रहने के लिए अनुकूल दशा वहाँ जलवायु भी नहीं है। आप जानते हैं कि मानव जहाँ रहता है वहाँ पर कुछ न कुछ अपनी आजीविका के लिए ऐसे संसाधन या कृषि जो मानव जीवन के लिए कृषि काफी अमूल्य है, तो बिना खेती के मानव नहीं रह सकता या बिना अन्न के मानव नहीं रह सकता। ये जो अन्न का उत्पादन है ये पृथ्वी के उन उपजाऊ भागों पर ही होता है जो पर्वतीय या पर्वत और पठार हैं। इन क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्र नहीं पाए जाते जिससे कि क्षेत्रों की जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। लेकिन उसके साथ साथ इस भू आकृति के अंतर्गत जो समतल मैदान है, जैसे जो समतल मैदान उपजाऊ भूभाग जो समतल मैदान है, इन समतल मैदान के अधिक उपजाऊ होने से वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। क्योंकि जो समतल मैदान है, अब हम उदाहरण देंगे आगे, जो समतल मैदान है वहाँ पर जनसंख्या का अधिक पोषण होता है, जिससे मानव कृषि के कार्यों को आसानी से कर लेता है और उसकी जीविका का भी उपार्जन होने लगता है। और देखें तो इसमें विश्व के 75% कहने का तात्पर्य कि जो हमारे विश्व में जो पूर्ण रूप से जो विश्व की जो 75% जनसंख्या है वह जनसंख्या इन्हीं मैदानों में या समतल मैदानों में निवास करती है। अब जो समतल मैदान, जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लें कि चीन में यांग कियांग का जो समतल मैदान, आपके देश में गंगा का जो मैदान है या कहें कि गंगा का जो डेल्टा का मैदान है, इन क्षेत्रों में और कहीं कहीं देखा जाए तो बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में जनसंख्या निवास करती है। तो भौतिक कारक के अंतर्गत भू आकृति ये 3 पॉइंट्स हैं जो भौतिक कारक के अंतर्गत जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। ये तो रहा क। अब उसके बाद हम देखते हैं ख। में आता है भौतिक कारक के बाद दूसरा जो कारक आता है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक। अब इस आर्थिक कारक में 2 पॉइंट्स आते हैं जो विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व को देखा जाए तो प्रभावित करते हैं। जैसे आर्थिक कारकों में पहला कारक, यहाँ आर्थिक कारकों के अंतर्गत हम पहले कारक की ओर चलते हैं तो खनिज। जिसको मिनरल्स भी कहते हैं। ये जो खनिज है आर्थिक कारक के अंतर्गत खनिज या खनिज विश्व की जनसंख्या को देखा जाए तो विश्व के जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में
बोल रहे थे, जिन क्षेत्रों में खनिज के भंडार होते हैं उन खनिज के अंतर्गत जो पृथ्वी के अंदर जो मिनरल्स हैं, जैसे सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और लोहा, तांबा, जस्ता, टीन, ये सब खनिज के अंतर्गत आते हैं। तो लोहा, तांबा, जस्ता, टीन, अभ्रक, मैग्नीज, ये सब जो पदार्थ हैं, ये पदार्थ जिन देशों के भूभागों के नीचे बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में देखा जाए तो बड़े पैमाने पर जनसंख्या के लिए और उद्योग धंधे, जो बड़े बड़े कल कारखाने या उद्योग धंधे हैं वे स्थापित हो जाते हैं, जिससे वहाँ मानव के रहने के अनुकूल दशाएं और मानव के रोजगार के जो अवसर हैं वे सुलभ हो जाते हैं। इसलिए जो औद्योगिक नगरी होती है या औद्योगिक जो केंद्र है, उन औद्योगिक केंद्रों के या औद्योगिक शहरों के आसपास आप देखेंगे कि जनसंख्या बड़े पैमाने पर निवास करती है। कहने का तात्पर्य कि उन औद्योगिक या इंडस्ट्रियल एरिया जो घोषित हो जाता है, जहाँ बड़े छोटे या बड़े उद्योग स्थापित हो जाते हैं, उन उद्योगों के आसपास उसके 2-4-6-10 किलोमीटर की दूर में जो अधिक से अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो आर्थिक कानूनों में जो खनिज है, यदि हम देखें तो जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में माना जाता है। और औद्योगिक उन्नति की उपयोग की जो अधिक से अधिक वस्तुएं हैं उन कल कारखानों में तैयार होती हैं, जो मानव के उपयोग के लिए या उपभोग के लिए अति आवश्यक होती हैं। और उसके साथ साथ इन खनिज केंद्रों और औद्योगिक केंद्रों पर देखा जाए तो जनसंख्या का जो केंद्रीकरण है वह अधिक से अधिक होता है। कहने का तात्पर्य इन क्षेत्रों में से अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो आर्थिक कारक में पहला कारक हो गया खनिज, दूसरा है मिट्टियां। दूसरा जो पॉइंट है मिट्टियां, तो मिट्टियां क्या है? सोर्स, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। ये मिट्टियां, मिट्टी का तात्पर्य आप समझते हैं, मिट्टी का तात्पर्य इस बात से है कि उपजाऊ भूभाग, उपजाऊ भूभाग। कहने का तात्पर्य की जनसंख्या उन्हीं क्षेत्रों में निवास अधिक करती है या उनके वितरण और घनत्व को प्रभावित करती है जिस क्षेत्र की उपजाऊ भूभाग हो और वहां की उपजाऊ मिट्टी हो, जिससे बड़े पैमाने पर फसलों का उत्पादन किया जा सके, जैसे धान की फसल, गेहूं की फसल, गन्ने की, मक्का की, ज्वार की, बाजरा की, गन्ने की। तो इन सब फसलों के उत्पादन के लिए जिस मिट्टी में उर्वरा शक्ति अधिक होती है, तो उस मिट्टी, जो मिट्टी में उर्वरा शक्ति अधिक है, उस मिट्टी के आसपास अधिक से अधिक जनसंख्या निवास करती है। या कहें उर्वरा मिट्टी के क्षेत्र में अधिक से अधिक जनसंख्या घनी बसी होती है, क्योंकि लोगों के जीविका के लिए या कृषि करने के लिए बड़े पैमाने पर वह मिट्टी युक्त होती है और फसलों का उत्पादन होता है। और अधिक पोषण क्षमता करने के कारण, करने का तात्पर्य उस मिट्टी के उपजाऊपन के कारण वह अन्न अधिक उत्पन्न करती है, जिससे वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। उसके साथ साथ हम देखें तो इस मिट्टियों के अंतर्गत वे विश्व की कौन सी ऐसी मिट्टियां, उपजाऊ मिट्टियां हैं, जैसे आपके देश में, भारत में गंगा यमुना का जो प्रभाव है, या कहें गंगा सिंधु का मैदान, तो गंगा यमुना का प्रभाव या गंगा सिंधु का मैदान ये आ जाते हैं। आपके देश के अंतर्गत चीन में यांग का जो मैदान है और नील नदी की घाटी और काली मिट्टी के क्षेत्र जो सर्वाधिक घने बसे बड़े क्षेत्र हैं। कहने का तात्पर्य कि इन क्षेत्रों में
अधिक से अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वह काफी उपजाऊ है और लोगों के भरण पोषण के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस मिट्टी पर लोग फसलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर करते हैं, और जिससे ये मिट्टी देखा जाए तो जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक कारक के अंतर्गत दो कारक काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसमें खनिज है और मिट्टियां। अब हम चलते हैं पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट जो गौ में आता है, गौ में है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो गौ सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो सांस्कृतिक कारक, अभी सामाजिक और सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत वे कौन से कारक हैं जो विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें आता है, नंबर 1 आता है सामाजिक व्यवस्था। पहला पॉइंट क्या है? सामाजिक व्यवस्था। अब सामाजिक और सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था, तो अब सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम देखेंगे कि मानव के द्वारा जो स्थापित जो सामाजिक मान्यताएं, प्रथाएं और रीति रिवाज, जो धार्मिक रीति रिवाज, संस्कार और उसके साथ साथ जो धार्मिक दृष्टिकोण है और मानव जीवन की जो मान्यताएं हैं, ये सभी देखा जाए तो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत मानव जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को काफी कुछ प्रभावित करती हैं। और जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था का तात्पर्य कि मानव, कोई भी मानव हो, उस मानव का जो मूल सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारे भारतीय जो रीति रिवाज या धार्मिक जो संस्कार हैं, उन संस्कारों की एक व्यवस्था यह है कि हर मनुष्य की अपनी संतान होनी चाहिए। बताने का तात्पर्य कि मानव अपने जीवन के लक्ष्यों या मोक्ष की प्राप्ति तभी उसको संभव है जब उसको अंतिम मुक्ति देने के लिए उसका कोई पुत्र हो। हमारे यहाँ जो सामाजिक व्यवस्था है कि जब व्यक्ति अंतिम चरण में होता है, जब वह उसकी मृत्यु होती है तो उसके दाह संस्कार के लिए उसके पुत्र का होना अति आवश्यक है। ऐसा हमारे यहाँ सामाजिक व्यवस्था में विधान बनाया गया, क्योंकि पुत्र ही पिता का दाह संस्कार करेगा। तो जो सामाजिक व्यवस्था है कि हर पति और पत्नी जो है संतान सुख का लाभ लेना चाहते हैं, जिससे सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हर व्यक्ति जो है संतान या बच्चे पैदा करना लोगों का एक सामाजिक कर्तव्य माना जाता है। और इसी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारे देश की जो जनसंख्या है वह काफी तीव्र गति से आगे बढ़ी। तो पहला पॉइंट इसमें रहा सामाजिक व्यवस्था। दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था। दूसरा पॉइंट राजनीतिक व्यवस्था। तो राजनीतिक व्यवस्था में देखें तो हमारे यहाँ जनसंख्या वितरण और घनत्व को विश्व के स्तर पर जो जनसंख्या का वितरण और घनत्व है, इस जनसंख्या के वितरण और
हमारे पड़ोसी राष्ट्र के शरणार्थी गए, वे हमारे देशों में आ गए और आकर यहीं बस गए और बसने के बाद वे यहीं के निवासी हो जाते हैं और धीरे धीरे करीब लाखों करोड़ों के आसपास मानकर चले, लाखों करोड़ों में ऐसे शरणार्थी हैं, चाहे बांग्लादेश से आप ले लें, चाहे आप पाकिस्तान से कुछ शरणार्थी को ले लें, तो चाहे श्रीलंका से ले लें। कहने का तात्पर्य कि हमारे देश के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, उन पड़ोसी राष्ट्रों से जो भी शरणार्थी हमारे देशों में आए, तो हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था, भारत सरकार की जो उदार नीति है, उस उदार नीति के कारण बड़े पैमाने पर हमारे देश में जो बाहरी व्यक्ति आए और आने के बाद वे यहीं बसे और यहीं के मूल निवासी हो गए। तो इस राजनीतिक व्यवस्था के कारण भी हमारे देश की जो जनसंख्या है वह काफी तीव्र गति से बढ़ती चली गई और वे लोग बसे और बसने के बाद यहीं के अस्थायी होते चले गए। और देखा जाए तो विश्व में जो जनसंख्या का वितरण और घनत्व है या घनत्व को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, एक उदाहरण जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से आता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में वहां की जो श्वेत नीति थी, उस श्वेत नीति के कारण देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ गोरे व्यक्ति निवास कर सकते हैं, काले व्यक्तियों को वहां निवास करने की आज्ञा नहीं थी। यही कारण था कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आज भी देखें तो कम से कम जनसंख्या वहां निवास करती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ गोरे व्यक्ति को ही वहां निवास करने की आज्ञा है। ऐसा ऑस्ट्रेलिया की सरकार का दावा या वहां का ऐसा राजनीतिक व्यवस्था बनाया गया जिससे कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ गोरे व्यक्ति निवास करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या काफी कम और हमारे देश की जो जनसंख्या है वह काफी तेजी से आगे बढ़ी है। ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, इस राजनीतिक व्यवस्था का भी बड़े पैमाने में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। अब इसी के अंतर्गत तीसरा पॉइंट आता है नगरीकरण। नगरीकरण, ये जो नगरीकरण की बातें आती हैं कि जो छोटे बड़े चाहे कोई भी महाद्वीप हो या यूरोप को लें या ऑस्ट्रेलिया को लें या एशिया महाद्वीप को लें, तो बड़े पैमाने पर नगरीकरण की जो व्यवस्था करीब करीब 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई। तो इस नगरीकरण के कारण भी बड़े पैमाने पर जो है जनसंख्या बढ़ती चली गई, क्योंकि नगरों में जो व्यवस्थाएं हैं वहां के अनुकूल मानव की सबसे पहली सुरक्षा की व्यवस्था इस नगरीकरण के अंतर्गत है। नगर सुरक्षा, परिवहन, संचार के जो साधन है, उसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन की जो व्यवस्थाएं इस नगरीकरण के अंतर्गत जो आम जनता को सुलभ हो जाती है, जिससे नगरों में बड़े पैमाने पर जनसंख्या निवास करती है। ये तीसरा महत्वपूर्ण कारक माना जाता है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत नगरीकरण। इस नगरीकरण के कारण भी हम देखें तो पूरे विश्व में और विश्व के साथ साथ भारत में भी जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने में जो कारकों में नगरीकरण भी एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, जो तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कारक रहा है। और चौथा पॉइंट है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण